नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के डीएलएड विषय के वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज जो आगामी होने वाले 18 दिसंबर की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए फ्रेंड्स, मैं उन प्रश्नों को शुरू करता हूं जो महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंचे। तो मैं शुरू करता हूं। 76 नंबर क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। ए में है उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हैं। बी में है उसकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में। सी उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में। और डी है प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है, यानी बालक में जो व्यवहार होता है उसको आप क्लियर करते हैं उसके प्रेरक एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में, यानी 76 का डी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। ए में है अज्ञान बालकों को उत्तम शिक्षण हेतु अपना जीवन समर्पित करने में। बी में है उत्कृष्टता के मानदंड स्थापित करने में। सी में है बालकों की उच्च उपलब्धि में अपनी असफलताओं को भुलाने में। और डी में है कि बालकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता तथा सतर्कता में। जी हाँ, तो 77 का फ्रेंड्स डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है कि बालकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता तथा सतर्कता में। नेक्स्ट है, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है। जी हाँ, गणित का जो किट है उसको निर्माण करने वाली एक संस्था है, उसका नाम क्या है। ए में है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। बी में है काजरी जोधपुर। सी में है डैट और डी में है एनसीईआरटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, गणित किट का निर्माण एक संस्था है जो करती है, उसका नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। यह उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वह है समस्या समाधान, आगमन विधि, सी में निगमन विधि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वह विधि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है वह आगमन विधि होता है, और पहले नियम बताया जाए बाद में उदाहरण तो वह निगमन विधि होता है। तो 79 का बी बिल्कुल सही उत्तर है, आगमन विधि। याद रखेंगे, आगमन विधि में फ्रेंड्स होता है कि पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब दो संख्याएं या अक्षरें परस्पर बराबर या समान हो तो उसे किस चिन्हों से प्रकट किया जाता है। जब दो संख्याएं या अक्षरें परस्पर बराबर या समान हो तो उसे किस चिन्हों से प्रकट किया जाता है। इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है, बी में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, सी में बड़ी और छोटी का दिया हुआ चिन्ह, डी में छोटी है बड़ी संख्या का चिन्ह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इक्वल का चिन्ह है, यह बिल्कुल सही है, बराबर का चिन्ह है। 81 नंबर को देखेंगे कि किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह क्या होता है। तो ए में है बदल जाता है, बी में है अपरिवर्तित रहता है, सी में है संख्या बदल जाती है और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह बदल जाता है। 81 का ये। 82 नंबर है,
शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, ये मैथ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। ए में है तीव्र, बी में है धीमा, सी में है विशाल और डी में है स्थूल। स्थूल तो 82 का डी बिल्कुल सही उत्तर है कि स्थूल उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता है? तो ए में है अभिवृत्तियों को, बी में है आदतों को, सी में है स्वमूल्यांकन को और डी में है सामाजिक मानकों को। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आदत को आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 84 नंबर है, प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। तो ए में है अनुशासन, बी प्रेरणा, सी कक्षीय क्रियाओं का संगठन और डी में है माता पिता से सामाजिक संबंध। तो फ्रेंड्स 84 का बी होगा प्रेरणा। 85 नंबर है, यदि आप यह चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। ए में है पाठ्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में, बी में है बौद्धिक विचारों के संदर्भ में, सी में है छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के संदर्भ में और डी में है शिक्षक की योजनाओं के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सी, छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के संदर्भ में। नेक्स्ट है, विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है। विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो ये में है छात्र की आवश्यकताओं संबंधी हताशाओं पर, बी में है निहित पुरस्कारों के आकर्षण पर, सी में है लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर और डी में प्रलोभनों की उपयुक्तता पर। तो फ्रेंड्स 86 का हो जाएगा सी, लक्ष्य संप्राप्ति के बाद प्रेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग कौन सा है? तो ए में है कि उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, बी है उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, सी में है उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना और डी में है कि उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। जी हाँ, तो फ्रेंड्स डी जो है बिल्कुल सटीक उत्तर है कि एक बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है कि उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। नेक्स्ट है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ ए में अनेक रूपों में विकसित होने लगती है, बी में है कि निश्चित रूप से विकसित होने लगती है, सी में है संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती है और डी में है संख्यात्मक गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी होगा। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। 88 का बी। 89 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स कि बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि जिनमें ऊर्जा अधिक व्यय होती है का अधिकतम विकास होता है। प्राथमिक बाल्यावस्था में, बी पूर्व बाल्यावस्था में, सी प्रारंभिक किशोरावस्था में और डी अंतिम किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास पूर्व किशोरावस्था में होता है। याद रखेंगे पूर्व किशोरावस्था। 89 का बी। 90 नंबर है कि बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है वे परिणाम होती है आयु के, लैंगिक विभेदकता के, आनुभविक पृष्ठभूमि के और डी में प्रदत्त अवसरों के। तो 90 का सी हो जाएगा
कि बालकों में जो रुचि संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उनके परिणाम होती है अनुभाविक पृष्ठभूमि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली होगी। ए में उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना, बी में है उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, सी में उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना, डी में है उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। जी हाँ, तो फ्रेंड्स यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। नेक्स्ट है, रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं उनसे प्राप्त निष्कर्ष है। ए में रुचियां जन्मजात एवं मूल प्रवृत्तियात्मक होती हैं, बी रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है, सी में रुचियां विशेष आयु वर्ग एवं एक लिंग के बालकों में लगभग समरूप होती है, डी में रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स 92 का डी बिल्कुल सही उत्तर है कि रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उनसे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। ए में है विषय के पुनर्विचार से, बी में है छात्रों में निहित पूर्व आर्ट संबंधित रुचियों से, सी में है शिक्षक की स्वयं की रुचि के अनुरूप और डी में है विषय के महत्व की व्याख्या से। तो फ्रेंड्स 93 का बी है, छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से, यानी 93 का बी। 94 नंबर है, बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में कार्य किया जाना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? ए में है उसे रुचि संबंधी अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। बी में है उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। सी में है जब तक बालक परिपक्वता तक पहुँचे प्रतीक्षा की जाए और डी में है कि अभ्यास के दंड के प्रभाव को दबाया जाए। तो फ्रेंड्स इसका उचित ऑप्शन जो नंबर है बी बिल्कुल सही है कि बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रायः लड़के एवं लड़कियों की रुचियों में अंतर निम्नलिखित के परिणाम होते। ए में है मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों के, बी में है सांस्कृतिक प्रभावों के, सी में है अंतःस्रावी ग्रंथियों के और डी में है जैविक कारकों के। तो फ्रेंड्स इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, बी सांस्कृतिक प्रभावों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? ए में है अभिवृत्तियों में, बी प्रलोभनों में, सी रुचियों में और डी प्रेरकों में। तो बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन प्रलोभनों में किए जा सकते हैं, ये 96 का बी। 97 नंबर देखेंगे, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। ए में है बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा, बी में है बालक की अनुमानसिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, सी है बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक को कोई नियंत्रण नहीं होता, डी बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों के द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो 97 का फ्रेंड्स हो जाएगा बी, बालक की अनुमानसिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि स्नायु तंतुओं को ध्यान में रखा जाए तो बालक का स्नायु तंत्र होता है। ए में जन्म के समय पूर्ण विकसित होता है, बी यह शरीर के अन्य अंगों की तरह विकास की स्थिति ग्रहण करता है, सी यह वातावरणीय उद्दीपकों के अनुरूप विकास की तीव्रता ग्रहण करता है और डी यह अभिवृद्धि का अंतिम पद होता है। तो 98 का फ्रेंड्स हो जाएगा ए, जन्म के समय पूर्ण विकसित होता है। नेक्स्ट है, आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना क्यों पसंद करेंगे? ए में बालकों के स्वाभाविक विकास गति में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाए,
बी, कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान किया जाए। सी, जब तक छात्र किसी अधिगम कौशल के प्रति अनुरूप उपयुक्त अभिवृत्ति प्रकट करे तब तक उसके शिक्षण को टाल देना चाहिए। और डी, यदि बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास की कुछ मात्रा में हानि भी होती है तो छात्र के सामाजिक तथा शारीरिक विकासों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, बी बिल्कुल सटीक उत्तर है कि आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना पसंद करेंगे, क्योंकि कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सही और गलत के बारे में बताया जाता है ऑप्शन में, प्रश्नों में, तो उसमें आप भ्रम में नहीं जाए। नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ए, एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्टपुष्ट रहता है। बी, जब उसे भूख लगती है तो वो रोकर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ये भी सही है, बी भी सही है। सी, उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। और डी, वह अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। तो 100 का जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, उत्तर है कि नवजात शिशु के संबंध में यह कथन गलत है, उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है, यह बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, ये थे बीबीआई डीएलएड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज नंबर बी। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को जानकर, पढ़कर, सुनकर लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। धन्यवाद।